हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा और यहां पे क्लास 12th केमिस्ट्री एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित इससे आपका सरल भाषा में आपको कहीं नहीं नोट्स मिलने वाला, अच्छे से समझाएंगे। स्कूल में जो पढ़ाया जाता है, कोचिंग में जो पढ़ाया जाता है और आपके बोर्ड में जो प्रश्न आते हैं पूरा पूरा यहीं से आएंगे। आप बस इतना पढ़ लीजिए, आपका स्कूल, कोचिंग और बोर्ड एग्जाम तीनों का तीनों कवर होगा। हर एक वीडियो मैं आपको एक ही वीडियो में केवल एक चैप्टर कंप्लीट करा दूंगा। आपका वो चाहे क्लास 10th का कोई वीडियो हो, चाहे क्लास 12th का फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, कोई भी चैप्टर है, कोई भी सब्जेक्ट है, आपका मैं पूरा कवर कराऊंगा। और हाँ, चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है, घंटी का आइकन है, उसको प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके सभी नोटिफिकेशन को आपको ऑन कर लेना है। तो आपका जो क्लास 12th केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है विलियन, बोले तो सॉल्यूशन, पूरा कंप्लीट देंगे हिंदी मीडियम वालों के लिए। और इसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके प्लेलिस्ट में पूरा देख लीजिएगा। चैप्टर 1 भी मैंने एक ही वीडियो में कवर कर दिया है और इससे सरल भाषा आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। हैंड रिटेन नोट्स है, खुद से बनाया गया नोट्स है और सबसे प्यारा नोट्स है, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले आपका जानते हैं विलियन, ये विलियन होता क्या है। यदि विलियन चैप्टर है तो सबसे पहले विलियन के तो बारे में जानिए कि विलियन क्या होता है। तो दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलियन कहलाता है। याद रखना, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। जो विलियन होता है यह क्या होता है, तो जो विलियन होता है दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है, या फिर दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहती हैं। तो इसके दो परिभाषा आप दे सकते हैं, जिसका संगठन कुछ सीमाओं तक परिवर्तित किया जा सकता है। अब आता है टाइप ऑफ सॉल्यूशन, बोले तो विलियन के प्रकार। तो जो विलियन होते हैं यह आपके मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, विलायक होता है, दूसरा क्या होता है, विलेय होता है। अब विलेय और विलायक यह क्या होता है, यानी कि एक होते हैं सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। तो ये विलायक क्या होता है, तो वह पदार्थ या घटक जिसमें विलेय के कण वितरित होते हैं विलायक कहलाता है। या फिर वह पदार्थ या घटक जो जो विलेय पदार्थों को घोलता है, या जो जो किसी भी पदार्थ के कण को घोल देता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। और विलेय क्या होता है, विलेय विलयन का वह घटक है जो अल्प मात्रा में उपस्थित होता है, विलेय कहलाता है। या फिर जो घुलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर मैंने 1 लीटर पानी लिया और उसमें 250 ग्राम चीनी लिया, तो जो पानी है 1 लीटर है, अधिक मात्रा है, घोलेगा किसको, घोलेगा चीनी के कणों को घोलेगा, वह क्या है, विलायक है। उसमें घुल क्या रहा है, 250 ग्राम चीनी घुल रही है और चीनी की मात्रा पानी से कम है, तो जो चीनी है क्या हो जाएगा, विलेय, क्योंकि विलेय है घुलेगा, उसे क्या कहेंगे, चीनी विलेय है, घोलेगा कौन, विलायक। अब है आपका माध्यम या अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार। तो पहला जो होता है वो होता है गैसीय विलयन। गैसीय विलयन पहला, जब देखेंगे तो विलायक क्या रहेगा, गैस रहेगा, और विलेय क्या रहेगी, गैस, यानी गैस गैस में घुलेगी। तो उदाहरण में जैसे वायु का मिश्रण, वायु में हमेशा गैस गैस घुलती है। अगला है विलायक क्या है, गैस है, और विलेय क्या है, द्रव है। यानी कि वायु में देखते हैं जल वाष्प घुल जाते हैं, तो हमारा क्या होता है, जल वाष्प, इसका उदाहरण हो जाएगा। अगला है गैस, गैस में क्या घुलेगा, ठोस घुलेगा। तो जैसे कपूर का वायु में मिश्रण, जो कपूर होता है वो ठोस होता है और ये घुलता किसमें, गैस में, यानी कि बोले तो वायु में। अब है ठोस विलयन। ठोस विलयन जैसे कि ठोस में ठोस घुलेगा, तो ठोस विलायक है और घुलेगा विलेय क्या, ठोस। तो जैसे कि मिश्र धातु इसका उदाहरण हो जाएगी। अब अगला विलायक है ठोस और विलेय क्या है, द्रव, यानी कि ठोस में क्या घुलेगा, द्रव घुलेगा। जैसे पारे का सोडियम से अमलगम का बनना, यह क्या होता है, ठोस का, ठोस में द्रव का घुलना। अगला है ठोस में क्या घुलेगा, गैस घुलेगा, यानी गैस का ठोस में घुलना। तो हाइड्रोजन का पैलेडियम से अधिशोषण, यह आपके ठोस विलयन के उदाहरण होते हैं। अब आता है आपका द्रव विलय। द्रव विलयन, ये द्रव विलयन क्या होता है,
तो द्रव में क्या घुलेगा? गैस। जैसे कि पानी में O2 का मिश्रण, पानी में जल का जो मिश्रण होता है, यह गैस किस में घुलती है? द्रव में। पानी सबसे अधिक रहेगा, O2 हमारा कम रहेगा। द्रव में द्रव का, यानी कि द्रव किस में घुलेगा? द्रव में घुलेगा, यानी कि पानी में दूध डाल दीजिए, या C2H5OH बोले तो एल्कोहल डाल दीजिए, शराब मिला दीजिए, तो ये द्रव में घुल रहा है कि नहीं? तो ये द्रव विलयन है। द्रव में गैस घुलेगा, तो द्रव में जब गैस घुलेगा तो पानी में शक्कर अब है। यहाँ पे ठोस रहेगा, ये क्या है? यहाँ पे रहेगा ठोस, ये ठोस। द्रव में क्या घुलेगा? ठोस घुलेगा, ठीक है। अब आपका आता है सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार। तो सांद्रता के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं, चलिए देख लेते हैं। तो सांद्रता के आधार पर विलयन देखिए, तो पहला आता है तन विलयन। पहला क्या आता है? तन विलयन। यह तन विलयन क्या होता है? जिस विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा अधिक विलायक की अपेक्षा अल्पतम कम होता है, उसे तन विलयन कहते हैं। याद रखना, जिस विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा अधिक होती है और विलायक की अपेक्षा अत्यंत कम होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तन विलयन कहते हैं। अगला है सांद्र विलयन। सांद्र विलयन क्या होते हैं? कोई विलयन जिनमें विलेय पदार्थ की मात्रा अधिक होता है, उसे सांद्र विलयन कहते हैं। यानी कुल मिलाकर तन विलयन ये है कि मतलब कि विलायक में विलेय उतना अधिक रहे लेकिन थोड़ा सा कम रहे, किससे? विलायक से, वो क्या हो जाएगा? तन विलयन हो जाएगा। लेकिन सांद्र विलयन में क्या होता है? जब किसी विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा अधिक हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? सांद्र विलयन। जैसे कि अगर इसका उदाहरण देखें, आप 1 लीटर ले लीजिए पानी, और 1 लीटर पानी में आप करिए क्या? 1200 ग्राम चीनी डाल दीजिए। यानी कि देखा जाए तो 1 लीटर से ज़्यादा चीनी ले लिए, तो ये जो विलयन होगा ये हमारा क्या रहेगा? सांद्र विलयन। अब है संतृप्त विलयन। तो वे विलयन जिसमें या जिनमें विलेय की और अधिक मात्रा घोली जा सके, उसे हम लोग अब सही है। तो वे विलयन जिनमें विलेय की और अधिक मात्रा घोली न जा सके, उसे हम लोग संतृप्त विलयन कहते हैं। तो संतृप्त विलयन याद रखना क्या होता है? वे विलयन जिसमें विलेय की और अधिक मात्रा घोली ना जा सके, यानी कि वो संतृप्त हो चुका है, अब उसमें और घोली ना जा सके उसे हम लोग क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन कहते हैं। और अति संतृप्त विलयन क्या होता है? वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्त विलयन की अपेक्षा अधिक होती है, उसे हम लोग अति संतृप्त विलयन कहते हैं। अब आता है हेनरी का नियम। अब ये हेनरी का नियम क्या होता है? तो स्थिर ताप पर, याद रखना, स्थिर ताप पर, ये मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, यहाँ पे जो जिससे मैंने इसको रिटर्न करवाया उन्होंने थोड़ी गलतियाँ की हैं, तो उस पर ध्यान मत दीजिएगा, मैं उसको बना दूंगा आपके पास। तो स्थिर ताप पर किसी विलायक के निश्चित आयतन में विलेय गैस का द्रव्यमान गैस के दाब के समानुपाती होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? हेनरी का नियम कहते हैं। या फिर हेनरी के नियमानुसार स्थिर ताप पर किसी विलायक के निश्चित आयतन में विलेय गैस का द्रव्यमान गैस के दाब के समानुपाती होता है। यदि विलायक के इकाई आयतन में विलेय गैस का द्रव्यमान यम तथा दाब P हो, तो यम प्रोपोर्शनल क्या होगा? P हो जाएगा। और M इक्वल टू, जब यहाँ पे प्रोपोर्शनल यानी कि अनुक्रमानुपाती हटेगा, तो K एक हमारा स्थिरांक मिलेगा, यानी कि बोले तो कांस्टेंट प्राप्त होगा, यानी कि M इक्वल टू क्या हो जाएगा? K इंटू P हो जाएगा। ओके। अब आता है हेनरी के अनुप्रयोग, यानी कि हेनरी का कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है। तो पहला तो किया जाता है गहरे समुद्र में गोताखोरी के लिए। तो हेनरी का सबसे पहले उपयोग कहाँ किया जाता है? तो हेनरी का सबसे पहले जो अनुप्रयोग किया जाता है गहरे समुद्र में गोताखोरी के लिए। तो गहरे समुद्र में गोताखोर करते समय संपीड़ित वायु का प्रयोग किया जाता है। संपीड़ित वायु का प्रयोग किया जाता है, और वो कैसे? ये यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा हो गई थी। संपीड़ित वायु में O2 के अतिरिक्त N2 भी होती है। नाइट्रोजन सामान्य दाब पर रक्त में ज़्यादा विलेय नहीं होती, जबकि
दाब बढ़ने से विलेयता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है एवं N2 रक्त में घुल जाती है। गोताखोर को समुद्र से बाहर आने पर वायु दाब कम हो जाता है, जिससे रक्त में बाहर निकलती है, जिससे रक्त क्या होती है, बाहर निकलती है, जिसमें गोताखोर को पीड़ा उत्पन्न होती है, जिसे विंडम या केसन रोग उत्पन्न हो जाता है। इसलिए N2 की जगह रक्त में कम घुलने वाली गैस हीलियम या O2 का प्रयोग किया जाता है। अब आता है पेय पदार्थों के उत्पादन में। तो मृदु पेय, सोडा वाटर, वियर जैसे कार्बोनिकृत पेय पदार्थों को बनाते समय CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए उच्च दाब का प्रयोग किया जाता है। अगला है जलीय जीवन में। तो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की जल में विलेयता के कारण ही नदी, समुद्र एवं झीलों में जलीय जीवों का जीवन संभव हो पाता है। अब है हेनरी के नियम की सीमाएं। हेनरी के नियम की क्या क्या सीमाएं हैं? तो यह नियम केवल तन विलयनों के लिए लागू होती है। जो हेनरी के प्रयोग है यह केवल किसके लिए लागू होती है? तो हेनरी का नियम केवल तन विलयनों के लिए लागू होती है। इस नियम में दाब निम्न तथा ताप उच्च होना चाहिए, अर्थात गैस आदर्श गैस की भांति व्यवहार करे। अगला है गैस एवं विलाय के मध्य कोई रासायनिक अवक्रिया नहीं होनी चाहिए। तो यह हेनरी के नियम की क्या है? सीमाएं हैं। अगला है नोट में देखिए स्टार पॉइंट में। तो हेनरी का नियम जल से संबंधित होता है। किससे होता है? जल से संबंधित होता है। हेनरी का नियम तन विलयन के लिए लागू होती है। अब आती है आपकी प्रतिशतता। तो प्रतिशतता क्या होती है? किसी विलयन के 100 ग्राम भाग में उपस्थित विलेय पदार्थों की मात्रा प्रतिशतता कहलाती है। याद रखना प्रतिशतता क्या होती है? तो जो प्रतिशतता होती है किसी विलयन के 100 ग्राम भाग में उपस्थित विलेय पदार्थों की मात्रा को प्रतिशतता कहते हैं। अब आता है द्रव्यमान प्रतिशतता। तो किसी विलयन के 100 भाग में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। और द्रव्यमान प्रतिशतता का जो फार्मूला होता है क्या होता है? वो होता है विलेय पदार्थ की द्रव्यमान वटे विलयन का द्रव्यमान गुणित 100। ये किसका फार्मूला होता है? तो यह द्रव्यमान प्रतिशतता का मेरे प्यारे बच्चों फार्मूला होता है। नेक्स्ट जो आता है वो आता है आयतन प्रतिशतता। तो यह आयतन प्रतिशतता क्या होती है? किसी विलयन में आयतन के अनुसार 100 भागों में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा आयतन प्रतिशतता कहलाती है। तो आयतन प्रतिशतता याद रखना, किसी विलयन में आयतन के अनुसार 100 भागों में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा आयतन प्रतिशतता कहलाती है। आयतन प्रतिशतता बराबर क्या होती है? विलेय पदार्थ का आयतन बटे विलयन का आयतन गुणित क्या हो जाएगा? 100। अब है मोलरता और मोल ललता में अंतर, यानी मोलरता और मोललता में अंतर क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं नार्मलता। तो नार्मलता क्या होती है, उसके बाद मोलरता देखेंगे, फिर मोललता देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग नार्मलता देखते हैं। तो किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या विलयन की नार्मलता कहलाती है। इसे n से प्रदर्शित किया जाता है। इसे किससे किया जाता है? n से प्रदर्शित किया जाता है। ग्राम तुल्यांक बराबर क्या होता है? विलेय की मात्रा बटे तुल्यांकी भार। नार्मलता यानी कि n बराबर क्या हो जाएगा? WB/EB इंटू 1000 अपान इंटू V। तुल्यांकी भार कितना हो जाएगा? अणुभार बटे संयोजकता। ये आप फार्मूला याद रखना। अगला है मोलरता। ये मोलरता क्या होती है? तो किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलयन के मोलों और ग्राम अणुओं की संख्या मोलरता कहलाती है। इसे कैपिटल M से या फिर स्मॉल m से प्रदर्शित किया जाता है। तो याद रखना मोलरता क्या होती है? किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों अथवा ग्राम अणुओं की संख्या मोलरता कहलाती है और इसे m से प्रदर्शित करते हैं। मोलरता बराबर क्या होता है? विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का लीटर में आयतन, अर्थात विलेय की मात्रा बटे विलेय का अणुभार इंटू विलयन की लीटर में आयतन। या फिर इसको कर सकते हैं जब बदलने के, तो विलेय की मात्रा इंटू 1000 बटे विलयन का अणुभार इंटू विलयन की मिलीलीटर। तो इसके कई सारे फार्मूला हो सकते हैं, 1 लीटर में, दूसरा
मिलीलीटर में, अर्थात m बराबर क्या हो जाएगा WB इंटू 1000 अपान MB इंटू वी, जहाँ WB क्या है विलेय की मात्रा है और MB क्या है विलेय अणुभार है और V क्या है तो विलियन की मिली के आयतन कहते हैं, तो विलियन का मिलीलीटर का आयतन है। अब आती है मोललता। तो मोललता क्या होती है, किसी विलियन के 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के पदार्थों के मोलों अथवा ग्राम अणुओं की संख्या को मोललता कहते हैं। इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं और मोललता को स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। m बराबर क्या हो जाएगा WB इंटू 1000 अपान MB इंटू WA, जहाँ पे हमारा WB क्या है तो विलेय की मात्रा है, MB क्या है विलेय का अणुभार है और V क्या है विलायक का ग्राम में आयतन है। अब अगला आता है आपका फार्मलता। ये फार्मलता क्या होती है, तो किसी विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या विलियन की फार्मलता कहलाती है। इसे F से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे किया जाता है, F से प्रदर्शित किया जाता है। तो फार्मलता याद रखना क्या होता है, किसी विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित ग्राम शुद्ध द्रव्यमानों की संख्या विलियन की फार्मलता कहलाती है और विलियन की फार्मलता को हम लोग F से प्रदर्शित करते हैं। F बराबर क्या होता है, यानी कि फार्मलता बराबर क्या हो जाएगा WB इंटू 1000 अपान FB इंटू वी। तो जहाँ पे WB होता क्या है, तो जो W में यहाँ पे मान है वो है विलेय पदार्थ की मात्रा। WB क्या है विलेय पदार्थ की मात्रा है और FB क्या है, जो FB है वो ग्राम सूत्र का द्रव्यमान अर्थात जिसको क्या बोलते हैं अणुभार होता है। और V आपका क्या है, तो जो V है मेरे प्यारे बच्चों वह आपका होता है यहाँ पे विलियन की मिलीलीटर में आयतन। तो किसी भी टॉपिक का यदि आपको उसका फार्मूला पता है तो उसका मान भी आपको पता होना चाहिए। अब आपका आता है मोल प्रभाज। यह मोल प्रभाज क्या होता है, तो किसी विलियन में विलेय तथा विलियन के मोलों की संख्या का अनुपात या विलायक एवं विलियन मोलों की संख्या अनुपात मोल प्रभाज कहलाती है। तो याद रखना क्या होता है, किसी विलियन में विलेय तथा विलियन के मोलों की संख्या का अनुपात या विलायक एवं विलियन मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। तो या तो विलेय या विलियन के मोलों की संख्या का अनुपात होगा या फिर विलायक एवं विलियन के मोलों की संख्या का जो अनुपात होता है उसी को हम लोग मोल प्रभाज कहते हैं। इसे हम लोग X से प्रदर्शित करते हैं। माना विलियन के 2 घटक A और B हैं, तो जिसमें मोलों की संख्या क्या होगी Na व Nb हमारी होगी, उसमें क्या होगी Na और क्या होगी Nb होगी। अर्थात A का मोल प्रभाज क्या हो जाएगा Na अपान Na प्लस Nb और B का मोल प्रभाज क्या हो जाएगा Nb अपान Na प्लस Nb। और Na क्या है A घटक में मोलों की संख्या और Nb क्या है B घटक में मोलों की संख्या। ये चीज आपको याद रखना है। अब आपका आता है राउल्ट का नियम। जी हाँ, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके हेनरी का आ जाता है, राउल्ट का आ जाता है, तो इनका आपको वहां पे आ जाता है। तो इसको आप लोग कैसे करेंगे, आपको अच्छे से याद करना है। राउल्ट का नियम क्या होता है, तो इस नियम का प्रतिपादन सन 1886 में फ्रेंच वैज्ञानिक फ्रैंकोइस मेरी राउल्ट ने किया था। राउल्ट का नियम क्या होता है याद रखना, इस नियम का प्रतिपादन सन 1886 में फ्रेंच वैज्ञानिक फ्रैंकोइस मेरी राउल्ट ने किया था। इनका कहना का क्या था, कथन क्या था, तो किसी निश्चित ताप किसी अवाष्पशील विलेय युक्त विलियन का वाष्प दाब उसमें उपस्थित विलायक के मोल प्रभाज आपेक्षिक के समानुपाती होती है। अगर इसकी गणितीय व्याख्या करेंगे तो हम लोग ऐसे इसकी गणितीय व्याख्या कर सकते हैं। चलिए, तो माना किसी अवाष्पशील विलेय युक्त विलियन का वाष्प दाब क्या है बी है। माना किसी अवाष्पशील विलेय युक्त विलियन का वाष्प दाब क्या है पी है तथा विलायक का वाष्प दाब पी ए जो विलियन के वाष्प दाब के क्या है बराबर है। अर्थात P इक्वल टू
पी ए अनुक्रमानुपाती पी ए इंटू अनुक्रमानुपाती एक्स ए, पी ए बराबर क्या हो जाएगा के इंटू ए, जो कि समीकरण क्या है एक है, जहां के एक समानुपाती नियतांक है और शुद्ध विलायक के लिए ए का जो यक्स ए का जो मान होता है वह हमेशा हमेशा क्या होता है एक होता है, वह पी ए इक्वल टू पी नॉट ए, और पी नॉट ए हमारा क्या है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। तो समीकरण एक में पी नॉट ए इक्वल टू के का मान रख देंगे, तो समीकरण एक में मान रखने पर क्या हो जाएगा पी ए इक्वल टू पी नॉट ए इंटू ए हो जाएगा। समीकरण 2, यदि विलयन में उपस्थित विलेय का मूल प्रभाज एक्स बी हो तो क्या हो जाएगा एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1, और एक्स ए बराबर क्या हो जाएगा, हम लोग एक्स बी को उधर लेके जाएंगे तो 1 माइनस एक्स बी हो जाएगा। एक्स ए का मान समीकरण 2 में रख देंगे, हम लोग एक्स ए का मान क्या रख देंगे समीकरण हम लोग 2 में रख देंगे, तो पी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा पी नॉट ए क्वेश्चन में 1 माइनस एक्स बी हो जाएगा। अब पी ए इक्वल टू पी नॉट ए का मान इसमें दोनों में गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए इंटू बी हो जाएगा। पी नॉट ए इंटू बी का मान निकालना है तो इसको यहीं पर इसको इधर ले आएंगे तो प्लस में हो जाएगा, और इसको इधर पे हम लोग के चले जाएंगे और इसका हम लोग क्या करेंगे भाग दे देंगे। तो पी नॉट ए एक्स बी बराबर पी नॉट ए माइनस पी ए अपान पी नॉट ए हो जाएगा, या एक्स बी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पी नॉट ए माइनस पी ए अपान पी नॉट ए। ये समीकरण क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, जो पी नॉट ए माइनस पी ए वाष्प दाब में क्या है अवनमन है, तथा पी नॉट ए माइनस पी ए अपान पी नॉट ए वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन है। समीकरण 3 के आधार पर निम्नलिखित परिभाषा दी जा सकती है, जिनके अनुसार हम लोग क्या कह सकते हैं कि अवाष्पशील विलेय वाले विलयन के लिए किसी निश्चित ताप पर वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलयन में विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। अब यहाँ पे जो पॉइंट आता है वो आता है वाष्प दाब के आपेक्षिक द्रव्यमान अवनमन से विलेय पदार्थ की आणविक द्रव्यमान की गणना करेंगे, उसकी सूत्र क्या करेंगे स्थापना करेंगे। तो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या होता है पी ए माइनस पी नॉट ए अपान पी नॉट ए इक्वल टू एक्स बी होता है समीकरण 1, जहाँ पी नॉट ए क्या है विलायक का वाष्प दाब, पी ए क्या है विलयन में विलायक का वाष्प दाब, और एक्स बी क्या है एन ए अपान एन ए प्लस एन बी है। समीकरण 2 बना लेंगे और एक्स बी का मान हम इसमें रख देंगे, अभी देखें कैसे, जहाँ एन बी क्या है विलेय के मोलों की संख्या और एन ए क्या है विलायक के मोलों की संख्या है, जहाँ डब्लू आपका ए तथा डब्ल्यू बी विलायक तथा विलेय के द्रव्यमान एम वे व एम वी है, तो विलायक व विलेय के आणविक द्रव्यमान क्या हो जाएंगे एन ए बराबर डब्ल्यू ए अपान एम ए, और एन बी बराबर क्या हो जाएगा एन बी बराबर हो जाएगा डब्ल्यू बी अपान एम बी, और एक्स बी बराबर तब क्या हो जाएगा डब्ल्यू ए इंटू एम बी अपान डब्ल्यू एस अपान एम ए प्लस डब्ल्यू बी अपान एम बी, जो कि समीकरण क्या हो जाएगा 2 बना लेंगे। इसी समीकरण 1 और 2 से देखेंगे तो हम लोग देखिए ये समीकरण 1 और 2 से तो ये हमारा इतना हो जाएगा बराबर एक्स बी का मान रख देंगे और इसके स्थान पे हम लोग ये रख देंगे, तो क्या हो जाएगा पी ए माइनस पी नॉट ए अपान पी नॉट ए इक्वल टू डब्ल्यू बी अपान एम बी अपान डब्ल्यू ए अपान एम ए प्लस डब्ल्यू बी अपान एम बी हो जाएगा, समीकरण 3 हो जाएगा। तन विलयनों के लिए डब्ल्यू बी अपान एम बी का मान डब्ल्यू ए अपान एम ए के अपेक्षिक नगण्य होता है, तो समीकरण 3 से डब्ल्यू बी अपान एम बी की अपेक्षा लेने पर क्या हो जाएगा पी ए माइनस पी नॉट ए अपान पी ए इक्वल टू डब्ल्यू बी अपान एम बी इंटू एम ए अपान डब्ल्यू बी, अर्थात एम बी का मान निकालेंगे तो ये भाग में गुणा में जाएगा, ये गुणा में भाग में जाएगा, तो डब्ल्यू बी इंटू एम ए प्लस पी नॉट ए अपान पी ए माइनस पी नॉट ए इंटू डब्ल्यू ए हो जाएगा। ठीक है, अब आपका आता है आदर्श विलयन। यह मेरे प्यारे बच्चों आदर्श विलयन क्या होता है, तो वे विलयन जो सभी सांद्रताओं एवं तापों पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं उसे हम लोग आदर्श विलयन कहते हैं। तो याद रखना आदर्श विलयन क्या होता है, वे विलयन जो सभी सांद्रताओं पर एवं तापों पर
सांद्रताओं एवं तापों पर राउल्ट के नियम का पालन करती है उसे हम लोग आदर्श विलयन कहते हैं। और अनादर्श विलयन क्या होता है? ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते उसे हम लोग अनादर्श विलयन कहते हैं। अब आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में अंतर देखें तो ये राउल्ट के नियम का पालन करती है और ये राउल्ट के नियम का पालन नहीं करती। यहाँ पे दोनों फार्मूला ये इक्वल टू है, ये इज नॉट इक्वल टू है। विलयन के अवयव में मध्य अंतराकर्षण शुद्ध अवयव के समान कोटि में होते हैं, आदर्श विलयन। और अनादर्श विलयन में देखें तो विलयन के अवयव के मध्य अंतराकर्षण शुद्ध अवयव के समान कोटि में नहीं होती। अगला देखिए आदर्श विलयन। तो जब शुद्ध अवयव मिश्रित किया जाता है तब इसके एंथैली और आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता। और इसमें देखें तो शुद्ध अवयव में किया जाता है तब उसे एंथैली और आयतन में परिवर्तन होता है। बेंजीन प्लस टॉलुइन आपका आदर्श विलयन होता है और एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म जो होता है वो आपका अनादर्श विलयन होता है। अब आपका आता है आदर्श विलयन के प्रकार। तो अनादर्श विलयन कितने प्रकार के होते हैं? पहला होता है धनात्मक विचलन वाले विलयन। तो ऐसे विलयन जिनका कुल वाष्प दाब राउल्ट नियम द्वारा आपेक्षिक कुल वाष्प दाब से अधिक होता है धनात्मक विलयन वाले विलयन कहलाते हैं। अर्थात इसको आप यहाँ पे एग्जाम्पल समझा सकते हैं, ठीक है, इसको देना होगा तो आप दे सकते हैं। और ऋणात्मक क्या होता है? इतना आता नहीं, बस आपको हम बता दे रहे हैं क्योंकि ये आपके नहीं आते, लेकिन हम आपको समझा दे रहे हैं। ऋणात्मक विलयन वाले विचलन वाले विलयन क्या होते हैं? ऐसे विलयन जिसका कुल वाष्प दाब राउल्ट नियम द्वारा आपेक्षिक कुल वाष्प दाब से कम होता है ऋणात्मक विलयन वाले विलयन कहलाते हैं। अब आता है धनात्मक विलयन वाले विलयन तथा ऋणात्मक विलयन वाले विलयन में अंतर। तो धनात्मक विलयन वाले विलयन और ऋणात्मक विलयन वाले विलयन क्या होते हैं? अगर आपको याद करना हो तो लिख सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट मैंने इसको लिखवा दिया है, ठीक है। अगर करना होगा तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। समझना है तो इस प्रकार के विलयन का कुल वाष्प दाब राउल्ट के आपेक्षिक वाष्प दाब से अधिक होता है और इस प्रकार के विलयन का कुल वाष्प दाब राउल्ट के आपेक्षिक वाष्प दाब से क्या होता है? कम होता है। बस इस प्रकार के विलयन में उष्मा का अवशोषण होता है, इस प्रकार विलयन में उष्मा का उत्सर्जन होता है। इस प्रकार के विलयन बनने पर उष्मा बनने वाला उष्मा का विलयन आयतन में प्रसार होता है और इस प्रकार के विलयन बनने पर आयतन में संकुचन होता है। एक निश्चित संगठन पर विलयन का वाष्प दाब अधिकतम तथा क्वथनांक न्यूनतम होता है और एक निश्चित संगठन पर विलयन का वाष्प दाब न्यूनतम तथा क्वथनांक अधिकतम होता है। किसमें? ऋणात्मक वाले विलयन में। अब आपका आता है स्थिर क्वाथी मिश्रण। तो यह स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या होते हैं? निश्चित संगठन वाले ऐसा द्रव मिश्रण जो एक निश्चित ताप पर उबलता है और बिना संगठन बदले आवासित होता है, स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाता है। स्थिर क्वाथी मिश्रण आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला निम्न क्वथन एंजियोट्रॉप मिश्रण और दूसरा होता है उच्च क्वथनांक यानी कि एजियोट्रॉप मिश्रण। तो धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन का वह संगठन जो या जिसका वाष्प दाब उच्च एवं क्वथनांक निम्न होता है और गर्म करने पर निश्चित ताप पर संगठन में परिवर्तित हुए बिना आवासित या आश्रित हो जाता है, निम्न क्वथन एंजियोट्रॉपी कहलाता है। और अगर ये देखें तो ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन का वह संगठन जिसका वाष्प दाब निम्न एवं क्वथनांक उच्च होता है और गर्म करने पर निश्चित ताप पर संगठन में परिवर्तित हुए बिना आश्रित हो जाते हैं, उच्च क्वथन एजियोट्रॉप मिश्रण कहलाता है। अब आपका आता है परासरण क्या होता है? तो परासरण क्या होता है फिर हम जानेंगे परासरण दाब के बारे में। तो किसी विलयन में शुद्ध विलायक का अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम में निम्न सांद्र से उच्च सांद्र विलयन में प्रवाहित होने की प्रक्रिया परासरण कहलाती है। अगला आता है परासरण दाब। तो वह दाब जिस दाब पर परासरण की प्रक्रिया रुक जाता है परासरण दाब कहलाती है या फिर परासरण दाब कहलाता है। वह न्यूनतम दाब जिस दाब पर विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली से विलयन की ओर प्रवाहित नहीं होने देते
परासरण दाब कहलाते हैं। अब आता है परासरण एवं विसरण में अंतर। तो यह परासरण एवं विसरण में क्या क्या अंतर होता है? तो विसरण में उच्च अणु उच्च सांद्रण के क्षेत्र से निम्न सांद्रण की ओर गति करते हैं। विसरण में परासरण देखेंगे तो परासरण के अणु निम्न सांद्रण से उच्च की गति से गति करते हैं। विलयन विसरण में अर्ध पारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है और परासरण में अर्ध पारगम्य झिल्ली का उपयोग करते हैं। इसमें विलेय एवं विलायक के दोनों अणुओं की विपरीत दिशाओं में प्रवाह होता है और इसमें केवल विलायक के अणु का प्रवाह होता है। यह गैस एवं विलयन दोनों में होता है और यह केवल विलयनों में होता है। अब आपका आता है अर्ध पारगम्य झिल्ली। ये अर्ध पारगम्य झिल्ली क्या होती है? तो ऐसी झिल्ली जिसमें केवल विलायक के अणु ही गुजर सकते हैं अर्ध पारगम्य निम्न झिल्ली कहलाते हैं। उसे क्या कहते हैं? अर्ध पारगम्य झिल्ली कहते हैं। अब आपका आता है परासरण दाब मापने की विधि। तो परासरण दाब मापने की विधि है, हम लोग देखते हैं। तो यहाँ फिगर है, बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हैं। इस विधि में दो समकेंद्रीय नलिकाएं होती हैं। इस विधि में देखिए दो समकेंद्रीय क्या होती हैं? नलिकाएं होती हैं, जिसमें भीतरी नली संरद्र पात्र की बनी होती है, जिसकी दीवारों पर विद्युत विधि से तैयार की गई कॉपर फेरोसाइनाइड की अर्धपारगम्य झिल्ली लगी होती है। इसके एक सिरे पर कोशिका नली तथा दूसरे सिरे पर टोटीपुर कीप लगी होती है। यहाँ देखिए टोटीदार कीप लगी होती है। बाहरी नली पर जल रोधक पिस्टन लगा रहता है, जिससे विलयन की सतह पर दाब डाला जाता है और भीतरी नली में आसुत जल भरा रहता है। प्रारंभ में कोशिका नली से जल की ऊंचाई नोट कर लेते हैं। अब जिस विलयन का परासरण दाब ज्ञात करना होता है उसे बाहरी नली व भीतरी नली के बीच स्थान पर भर दिया जाता है। यहाँ पे देखिए एक अर्धपारगम्य झिल्ली लगी है, कोशिका नली लगी है, जल है, विलयन है यहाँ पे, और यहाँ पे दाब मापी एक लगा हुआ है, ये हमारा, और ये टोटीदार यहाँ पे कीप लगी हुई है और यहाँ से दाब प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है। परासरण की क्रिया द्वारा जल का प्रवाह विलयन की ओर होता है व कोशिका नली में जल का तल नीचे आने लगता है। अब पिस्टन द्वारा इतना दाब डालते हैं कि नली में जल का तल स्थिर हो जाता है। इस समय पिस्टन द्वारा जो दाब लगाया जाता है वह विलयन का परासरण दाब होता है। अब है वर्केलो होटले के विधि के लाभ, यानी कि हम लोग इसी विधि से परासरण दाब को मापते हैं। तो इस विधि में परासरण दाब निकालने में कम समय लगता है। इस विधि में विलयन की सांद्रता नहीं बदलती, जिससे परिणाम सही प्राप्त होता है। इस विधि में अपारगम्य झिल्ली पर अधिक दाब नहीं पड़ता है, जिससे टूटने की संभावना कम होती है। नोट में देखें तो रक्त का परासरण दाब 8 ATM होता है और पौधे में उपस्थित कोशिका द्रव्य का जो परासरण दाब वो 5 ATM होता है। अब आपका आता है सम परासरी विलयन। ये सम परासरी विलयन क्या होते हैं? ऐसे विलयन जिनके परासरण दाब समान होते हैं सम परासरी विलयन कहलाते हैं। अब आपका आता है हिमांक। ये हिमांक क्या होता है? वह ताप जिस ताप पर कोई पदार्थ द्रव से ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाए, पदार्थ का हिमांक कहलाता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? पदार्थ का हिमांक कहते हैं। अब आपका आता है हिमांक अवनमन। तो किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने पर प्राप्त विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है, जिसके कारण हिमांक ताप में कमी आ जाती है और इस प्रकार विलायक और विलयन के हिमांकों का अंतर हिमांक अवनमन कहलाता है और इसे ATP कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? हिमांक अवनमन कहते हैं। अब जो आती है वो आती है क्वथनांक में उन्नयन। तो यह क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वथनांक, और इसमें कुछ जो चीज़ें बताएंगे उसको अपने से देखिएगा ताकि वो आपको अच्छे समझ में आ जाए, क्योंकि उसको हम आपको समझाने में असमर्थ हैं और यहाँ पे अच्छी तरीके से आपको नहीं समझा सकते, इसलिए हम उसको यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं, बट उसको मैं आपको बता दूंगा क्या क्या आपने समझना है।
तो सबसे पहले जानते हैं क्वथनांक क्या होता है। तो वह ताप जिस ताप पर किसी पदार्थ का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए वह दाब पदार्थ का क्वथनांक कहलाता है। क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है, तो किसी विलेय पदार्थ में विलायक में घुलने पर उसके क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को क्वथनांक में उन्नयन कहा जाता है। और यहाँ पे दो टॉपिक आपको अपने से करने हैं। पहले क्या करना है, क्वथनांक में उन्नयन का ग्राफी विधि, इसको अपने से कर लीजिएगा। HW के रूप में आपको दे रहे हैं, इसको अपने से करना है। इसको अपने से करेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और अपने से क्या करना है, एक और अपने से करना है हिमांक अवनमन का ग्राफी व्याख्या, यानी कि ये जो दो हैं इसको अपने से कर लीजिएगा। पहला क्या करेंगे, पहला आपको करना है, याद रखना, क्वथनांक में उन्नयन ग्राफी विधि अपने से करना है, और दूसरा क्या करना है, हिमांक अवनमन का ग्राफी व्याख्या विधि। और ये दोनों आपको जो इसका PDF है, ये PDF है, मैं आपको सेंड कर दूंगा। और अगर उसको डाउनलोड करके वहां से करना होगा तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल है SKM स्टडी, टेलीग्राम आप डाउनलोड करेंगे और यहाँ पे SKM स्टडी, तो यहाँ पे हम चैप्टर 2 का पूरा नोट्स वहीं पे सेंड कर देंगे। क्लास 12th कंप्लीट चैप्टर 2 विलियन है सोल्यूशन, इसको वहाँ पे भेज देंगे, आप वहाँ पे डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है ना, टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और वहाँ से ये दोनों आप लिख लीजिएगा जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और वहाँ पे इसको आप देख लीजिएगा। और आप ऐसी वीडियो चाहते हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। और यहाँ पे क्लास 12th केमिस्ट्री NCERT हिंदी मीडियम वालों के लिए चैप्टर 2 सोल्यूशन कंप्लीट वीडियो है। अब और आपको इससे बाहर आपको कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप बस इतना पढ़ लीजिए, आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ऐसी वीडियो चाहते हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।